हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज शिवम मिश्रा। यू आर वेलकम बैक टू द लर्न बुक। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं केशिकत्व यानी कैपिलैरिटी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि केशिकत्व क्या होता है, केशिकत्व के क्या कारण हैं और केशिकत्व के कुछ व्यवहारिक उदाहरण जो हो सकते हैं उन उदाहरणों को देखेंगे। और इसके साथ में जो परीक्षाओं में जिस तरह से प्रश्न आते हैं या जिस तरह से प्रश्न आते रहे हैं उन प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि केशिकत्व क्या होता है। केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा उतरने की घटना को केशिकत्व कहा जाता है। ऐसी नली जिसका क्षेत्र बहुत बारीक होता है उसे केश नली कहते हैं। देखिए, जैसे चित्र में आपको दिख रहा होगा एक पात्र है। इस पात्र में जो एक नली रखी हुई जिसका क्षेत्र बहुत बारीक है, इसी को हम केश नली कहते हैं। और इसी केश नली में किसी द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे गिरने की जो घटना होती है उसे हम केशिकत्व कहते हैं। जैसे अगर इस पात्र में जो द्रव है वो जल होगा तो इस केश नली में वो ऊपर की तरफ चढ़ेगा, और वहीं अगर पारा होगा तो इस केश नली में वो नीचे की तरफ जाएगा। तो जो ये घटना है उसे केशिकत्व कहा जाता है। तो जो द्रव कांच को भिगोते हैं वे कांच की केश नली में ऊपर की ओर चढ़ते हैं, जैसे कि जल। केश नली में ऊपर चढ़ने वाले दो द्रवों में जिनका पृष्ठ तनाव अधिक होगा वह केश नली में ऊपर चढ़ेगा। यानी कोई दो द्रव हैं जिनमें से अलग अलग पृष्ठ तनाव के कोई दो द्रव हैं, तो जिस द्रव का पृष्ठ तनाव अधिक होगा वह उस केश नली में ज़्यादा ऊपर तक चढ़ेगा। जो द्रव कांच को नहीं भिगोते हैं वे कांच की केश नली में नीचे की ओर गिरते हैं, जैसे कि पारा। केशिकत्व का कारण किसी द्रव का केश नली में ऊपर चढ़ने अथवा नीचे गिरने का कारण द्रव का पृष्ठ तनाव होता है। केशिकत्व का कुछ व्यवहारिक उदाहरण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जब परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं तो इन्हीं व्यवहारिक उदाहरणों से संबंधित बनते हैं और आपसे पूछा जाता है कि जो ये उदाहरण है या जो ये घटना घटित हो रही है किस कारण किससे हो रही है, इसका केशिकत्व कारण है या पृष्ठ तनाव कारण है, तो किस कारण से ये घटना घटित होती है। तो इसलिए जो उदाहरण है उनको पढ़ना, उनको याद करना, उनको समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आइए देखते हैं। पहला उदाहरण है, लालटेन में मिट्टी का तेल, मोमबत्ती में पिघला हुआ मोम, इनकी बत्ती में बनी केशनलियों के द्वारा ही ऊपर चढ़ता है और बत्तियां जलती रहती हैं। वर्षा होने के बाद या सिंचाई करने के बाद किसान खेतों की जुताई कर देते हैं जिससे मिट्टी से बनी केशनलियां टूट जाएं और पानी के कारण मिट्टी नम बनी रहे। जब कभी वर्षा होती है या जब कभी किसान सिंचाई करते हैं तो उसके कुछ दिन बाद वो अपनी जो खेत होता है उनका उसको जुताई कर देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि जो मिट्टी है उसमें केशनलियाँ ना बनने पाएँ या जो केशनलियाँ हैं वो टूट जाएँ, जिससे जो नमी है वो बनी रहे। क्योंकि जब केशनलियाँ बन जाएंगी तो जो नमी है खेत की वो ऊपर की तरफ आके और वाष्पित हो जाएगी, लेकिन जब केशनलियाँ खेत की टूट जाएंगी तो जो नमी है वो अंदर बनी रहेगी। निब वाले पेन की नोक के बीच से चीर लगा दी जाती है जिससे एक केशनली बन जाती है। इस केशनली में स्याही लगातार चढ़ती रहती है और पेन लिखता रहता है। पौधों की जड़ों द्वारा मृदा में जल का शोषित करना केशिकत्व की सहायता से होता है। जड़ों में से पत्तियों तक जल का संवहन जाइलम ऊतकों द्वारा एक विशेष प्रक्रिया द्वारा होता है। अतः पौधों द्वारा जल का अवशोषण और पत्तियों तक पहुंचाने में केशिकत्व के अतिरिक्त अन्य क्रियाएं भी उत्तरदायी होती हैं। तो देखिए, इसमें जो केशिकत्व है उसमें कौन सा ऊपर चढ़ता है, कौन सा द्रव और कौन सा द्रव नीचे चढ़ता है, इसका एक उदाहरण है जल और पारा। तो अगर हम जल को किसी पात्र में रखेंगे और उसमें जब केश नली डालेंगे तो इस केश नली में जो द्रव होगा वो ऊपर की तरफ चढ़ता है, और जो पारा होता है ये नीचे की तरफ उतरता है। तो और देखिए, जो ये जल है, जल जो केश नली है इसकी सतह पर देखिए किस तरह से आकृति बना रहा है, एक अवतलाकार आकृति बना रहा है, और जो पारा है ये एक उत्तलाकार आकृति बना रहा है। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों है कि ये अवतलाकार आकृति बनाता है और ये उत्तल आकृति बनाता है। तो ऐसा असंजक बल के कारण होता है। जो जल होता है उसमें असंजक बल अधिक होता है, तो असंजक बल अधिक होगा, तो असंजक बल अधिक होने का मतलब है कि ये जो भी सतह होगी उससे चिपक जाएगा, तो वो चिपकने के लिए ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो इसलिए देखिए यहाँ पे एक अवतलाकार आकृति बनेगी। और वहीं जो पारा होता है इसका जो असंजक बल होता है वो कम होता है और इसका ससंजक बल अधिक होता है। ससंजक बल अधिक होगा यानी कि अपने आप को सिकोड़ के रखने की कोशिश करेगा, और जब ये अपने आप को सिकोड़ के रखने की कोशिश करेगा तो जो सतह होगी उससे चिपकेगा नहीं। इसलिए यहाँ पे देखिए ये
उत्तलाकार आकृति बना लेता है। अब आइए हम देख लेते हैं जो उदाहरण अभी तक हमने देखे थे उनको एक बार और समझ लेते हैं। जैसे जो हमारी फसल होती हैं, उन फसलों में जो जल होता है, जल पौधों तक कैसे पहुंचता है, तो ये केशिकत्व के कारण संभव हो पाता है। केशिकत्व के कारण ही जो जल होता है वो पत्तियों तक, पौधों में पहुंचता है। जैसे जो पेड़ होते हैं, पेड़ में जल का संवहन कैसे होता है, तो ये केवल एक कारण नहीं है कि केशिकत्व के कारण होता हो, इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर मैटर करते हैं, लेकिन एक कारण केशिकत्व की भी होता है। केशिकत्व के कारण ही जो जल होता है वो पौधों में ऊपर की तरफ जाता है। इसके अलावा जो हम निब वाली पेन होती है, उससे जो हम लिखते हैं तो उसमें जो स्याही होती है वो आती रहे, ऐसा करने के लिए जो स्याही होती है उसमें मतलब केशिकत्व की घटना होती रहे, इसलिए इसमें एक चीर लगा दी जाती है। तो इससे होते हुए जो स्याही होती है वो हमेशा नीचे की तरफ आती रहती है, चढ़ती रहती है और हम लिख पाते हैं। इसी तरह से जो किसान होते हैं वो अपने खेतों की जब सिंचाई करते हैं तो सिंचाई करने के बाद में खेतों की अपने जुताई कर देते हैं, जिससे जो केसनलियाँ हैं वो टूट जाएं और उनके खेतों की नमी हमेशा बनी रह सके। तो गाइस, जब हम ये प्रश्नों पे चर्चा कर लेते हैं कि किस तरह से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं या किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि केशिकत्व की परिघटना नहीं होती तो केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता, कोई मृद पेय का उपभोग करने के लिए स्ट्रा का प्रयोग नहीं करता, स्याही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाता, बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते। अब आइए एक एक समझने की कोशिश करते हैं। केरोसिन दीप का उपभोग मुश्किल हो जाता, ऐसा सही है, क्योंकि जब केशिकत्व की घटना नहीं होगी तो जो केरोसिन होगा, केरोसिन ऊपर की तरफ नहीं चढ़ेगा, ऊपर की तरफ नहीं चढ़ेगा तो जो दीप होगा वो नहीं जलेगा, यानी कि जो केरोसिन दीप है वो मुश्किल हो जाता। दूसरा है, कोई मृद पेय का उपभोग करने के लिए स्ट्रा का प्रयोग नहीं कर पाता। देखिए, जो कोई मृद पेय पदार्थ है उसमें जो हम कोई स्ट्रा डालते हैं, स्ट्रा मतलब एक स्टिक होती है जिसमें हम जिसको हम मुंह में लगा के उस द्रव को, उस पेय पदार्थ को पीते हैं। तो हम जब उस स्ट्रा के द्वारा किसी द्रव का उपभोग करते हैं तो उसके लिए हम फोर्स लगाते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं द्रव को। उसमें जो केशिकत्व होता है वो घात काम नहीं करता है, उसमें हम अपनी तरफ उस द्रव को खींचते हैं। जो दूसरा कथन है वो गलत है। तीसरा है, स्याही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाता। कोई भी चीज़ है वो जो मतलब सोखती है, यानी कि वो जो ऊपर तक की तरफ चढ़ता है वो केशनलियों के द्वारा हो पाता है, यानी कि ये घटना केशिकत्व है, यानी कि तीसरा जो कथन है वो भी सही है। चौथा कथन है, बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते। यह भी सही है, क्योंकि केशिकत्व के कारण ही जो जल होता है वो पेड़ों में ऊपर की तरफ चलता है, और जिस वजह से जो पेड़ होते हैं वो वृद्धि कर पाते हैं, क्योंकि जल की आपूर्ति तभी हो पाएगी उनमें। और अगर केशिकत्व की घटना ना हो तो पृथ्वी पर पेड़ों को जल की आपूर्ति नहीं हो पाएगी, इस तरह से वो उगेंगे ही नहीं। तो इस तरह से अगर देखा जाए कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो केवल 2 वाला गलत है, यानी 1, 3 और 4 जिस ऑप्शन में होगा वह सही है। तो जो बी विकल्प है उसमें लिखा है केवल 1, 3 और 4, अतः यह विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। ऑप्शंस हैं, स्याही का सोखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। तो इनमें से जो ऊपर वाले 3 ऑप्शन है, स्याही का सोखना, यह केशिकत्व का एक उदाहरण है। भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, यह भी एक केशिकत्व का उदाहरण है। सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, यह भी केशिकत्व का ही उदाहरण है। चौथा है, पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। तो यह जो पौधों की जड़ों से जल समूह जो होता है वो पर्ण समूह की ओर बढ़ता है। तो केशिकत्व ही एकमात्र इसका कारण नहीं होता है, इसके पीछे और बहुत सारे फैक्टर उत्तरदायी होते हैं। तो इसलिए जो डी विकल्प है इस प्रश्न का ये गलत है, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी ऑप्शन, पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। अगला प्रश्न है, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण है परासरण, विसरण, पृष्ठ तनाव या जीव द्रव्य संकुचन। तो देखिए, जो बत्ती वाले स्टोव होते हैं उसमें केरोसिन की बत्ती में ऊपर चढ़ने का जो कारण होता है वो पृष्ठ तनाव होता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी विकल्प, पृष्ठ तनाव। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण तेल का पृष्ठ तनाव होता है।
अगला प्रश्न है, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण है तरल जल की अपेक्षा अधिक श्यान है, तरल का ताप जल की अपेक्षा अधिक है, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम है, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। तो देखिए, कोई भी दो द्रव हों तो उन दो द्रवों में जिस द्रव का पृष्ठ तनाव अधिक होगा वह उसकी अपेक्षा ज़्यादा ऊंचाई तक केस नली में चढ़ता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी विकल्प, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। तो अगर जल की अपेक्षा तरल का तनाव पृष्ठ तनाव अधिक होगा तो वो उस केस नली में उससे अधिक ऊंचाई तक चढ़ेगा, इसलिए इस प्रश्न का डी विकल्प सही है। केस नली में तरल अपने पृष्ठ तनाव के अनुपात में चढ़ता है, जिस तरल का पृष्ठ तनाव जितना अधिक होगा वह उतना ज़्यादा ऊंचाई तक चढ़ेगा। अगला प्रश्न है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह पर आ जाएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा, घट जाएगा, यथावत बना रहेगा, चपटा होकर तस्तरी नुमा हो जाएगा। देखिए, किसी झील की तली से जब कोई वायु बुलबुला ऊपर की तरफ आएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब वो झील की तली में होगा तो उस पर वायुमंडलीय दबाव तथा झील के जो द्रव है उसका दबाव दोनों काम कर रहे होंगे, तो जो उसका बाह्य दबाव होगा वो ओवरऑल ज़्यादा होगा। लेकिन जब वो ऊपर आएगा, सतह पर आएगा, तो उस पर केवल वायुमंडलीय दबाव कार्य कर रहा होगा और इस वजह से जो उसका आकार होगा वो बढ़ जाएगा। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर है बी विकल्प। जब वायु का बुलबुला झील की तली से उठकर ऊपर की ओर आने लगता है तो तली की अपेक्षा ऊपर की ओर दाब घटने लगता है, जिसके कारण वायु के बुलबुले का आयतन बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। तो जो साबुन का बुलबुला होता है या कोई भी बुलबुला हो, उसके अंदर का जो दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है हमेशा। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए विकल्प। बुलबुले के अंदर का दाब सदैव बाहर के वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि जल में साबुन घुलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, यदि साबुन को दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? दोनों बुलबुलों का आकार वही रहेगा, छोटा बुलबुला और छोटा, बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। समान आकार प्राप्त करने के लिए छोटा बुलबुला बड़ा और बड़ा बुलबुला छोटा हो जाएगा। दोनों बुलबुले संपर्क में आते ही फट जाएंगे। तो देखिए, कोई साबुन का बुलबुला हो या कोई भी अन्य बुलबुला हो, एक छोटा है एक बड़ा है, अगर उन दोनों को एक नली द्वारा संपर्क में लाते हैं तो जो छोटा बुलबुला होगा वो और छोटा और जो बड़ा वाला बुलबुला होगा वो और बड़ा होता जाएगा। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी विकल्प। किसी बुलबुले का आकार उसमें भरी गैस के दबाव तथा पानी की फिल्म की त्रिज्या तथा मोटाई पर निर्भर करता है। छोटे बुलबुले में गैस का दबाव बड़े बुलबुले की अपेक्षा अधिक होता है, अतः नली में एक दूसरे के संपर्क में लाए जाने पर छोटा बुलबुला और छोटा और बड़ा बुलबुला और बड़ा होता जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपको आज के वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, आपको आज का वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह के अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।